सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। कहिए क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं, और जब इस मंच पर अपने सुनने वालों के साथ हम होते हैं तो हाल अपने आप खुश मिजाज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी दुरुस्त होंगे एकदम, और उनके जो संदेश हमें मिलते हैं, बहुत सारी बातें वो हम तक पहुंचाते हैं, तो पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज फेसबुक पर जो पोस्ट है थोड़ा सा देर से आया है, इसलिए कमेंट्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल बता दें कि क्या विषय है। चंचल जी, जब हम बात करते हैं श्रोताओं की, तो अभी जब हमने कहा कि हमारे श्रोता भी खुशहाल होंगे, दुरुस्त होंगे, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार है ना, विविध भारती परिवार, श्रोता परिवार, और परिवार हमारे जीवन में कितना जरूरी है, परिवार की कितनी ज्यादा अहमियत है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लेकिन कई बार परिवार में विग्रह होता है, परिवार टूट जाता है, और एकल परिवार की आजकल चलन है। बाध्यताएं भी है कि पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, बच्चे हैं और बिखराव आ रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में परिवार की अहमियत बढ़ जाती है। तो आज हम कुछ पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि हमारे जीवन में परिवार की कितनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका, और ये भी हमारे साथी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि क्या आज भी वो संयुक्त परिवार में रहते हैं या उनका भी एकल परिवार है। दूर दराज के इलाकों में हम जाएं तो कहीं कहीं संयुक्त परिवार आज भी हमें देखने मिल जाते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में क्योंकि जगह की बहुत कमी होती है, तो वहां अक्सर कर ही एकल परिवार देखने को मिलते हैं। और इससे होता क्या है कि बच्चे कई बार घर में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं जब एकल परिवार होता है। बिल्कुल, जब सिर्फ पति पत्नी है और वो भी अगर कामकाजी हो, जहाँ कोई ना घर पर रहता हो, तो बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है माता पिता के लिए। और बच्चे इसमें किस तरह से डील करते हैं, माता पिता इस चुनौती को किस तरह से लेते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं, उनके साथ क्या अनुभव है। बहुत सारी हमारी सखियां होंगी जो वर्किंग होंगी, ऑफिस जाती होंगी, तो वो बच्चों को क्या क्रेच में छोड़ती हैं, बेबी सिटिंग में छोड़ती हैं, अड़ोस पड़ोस में, तो वो कैसा अनुभव है। कोई एक छोटी सी घटना संक्षेप में अपने अनुभव साझा कर सकती है, हमारे सखा भी साझा कर सकते हैं। और ये जो बात है ना, बच्चों को लेकर जब मुद्दा आता है तो हम उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसी तरह की बात आज हम करेंगे कि बच्चों को घर पर अकेले छोड़ना कितना सुरक्षित है। इस बारे में अपने विचार हमारे श्रोता हमें लेकर भेजेंगे। और बुधवार का दिन है, तो जरा याद करो कुर्बानी जो सेगमेंट है, इसमें हम एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो सेनानी है या क्रांतिवीर हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो आज बात होगी चित्तू पांडे की, जिन्हें हम सीपी पांडे के नाम से भी जानते हैं। और ये सर्दी का मौसम है, तो मटर की बहार है इस समय। और मटर हर सब्जी में शामिल हो जाता है, और उसका गुण ऐसा है कि खप जाता है हर सब्जी में। आलू में भी डाल दो, बीन्स में भी डाल दो, सब जगह, पोहे में भी डाल दो, तो भी उसका स्वाद अलग ही रहता है। और अलग से घुघुरी बना के खाओ तो वो टेस्ट ही अलग है। तो हमारे श्रोता किस तरह के व्यंजन बनाते हैं, और मतलब ये जो हरियाली है ना मटर की, वो मुझे यहाँ स्टूडियो में भी नजर आ रही है। आज आपके जो हरे हरे वस्त्र हैं, तो मुझे लगा भाई मटर की हरियाली आज यहाँ भी है। बिल्कुल, हरे हरे मटर के व्यंजन बच्चों को भी बड़े लुभाते हैं, क्योंकि वो जब आम तौर पर रंग हटकर मिलता है बच्चों को, जैसे गाजर में अगर आपने डाल दिया तो वो गुलाबी रंगत ले आता है, इसी मटर से अगर आपने कोई व्यंजन बनाया तो वो हरी रंगत में होता है। हरा भरा कबाब वो भी बनता है। तो श्रोताओं की क्या विचार हैं वो भी लिख भेजें। और हमने तो हरी मटर खेत में तोड़कर खाई है, तो अगर हमारे श्रोता भी खा चुके हो, वो उसकी मिठास अलग ही होती है। साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vvs Mumbai टाइप करके पहुंच जाएंगे। तो मटर की मिठास के साथ अब क्यों ना गानों की मिठास भी घोल दी जाए। चलिए घोलते हैं।
चंचल जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि परिवार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीवन में। परिवार भावनात्मक सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आपस में ही जब आप पति पत्नी के बीच में कोई टकराव होता है, बच्चों के बीच कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कई बार दादा दादी नाना नानी आकर सामने खड़े होकर वो दीवार तोड़ के आपकी मतलब झगड़े कम कर दिए जाते हैं और इस तरह से निपटारा हो जाता है। बड़े बुजुर्गों की ऐसे में बहुत अहमियत होती है। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परिवार से बिल्कुल लेना देना नहीं होता है, उन्हें लगता है कि परिवार न हो, हम दो हमारे दो वाले सिद्धांत पे चलते हैं कि हम अकेले ही सुखी हैं। तो ऐसे में उनको जरूरत महसूस होनी चाहिए परिवार की। जी ममता जी, और परिवार हमारे मूल्यों, विश्वास और व्यवहार को भी आकार देने के लिए बहुत जरूरी होता है। जीवन की बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनसे निपटने के दौरान हमें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की जरूरत होती है, और ये हमें मिलता है अपने परिवार से। मजबूत पारिवारिक बंधन ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाते हैं जहां परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को देखकर बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और उनके साथ मिलकर, उनका साथ पाकर आगे भी बढ़ते हैं। परिवार समाज की आधारशिला के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक और नैतिक मानदंडों को आगे बढ़ाने का काम भी परिवार का ही होता है ममता जी। और किसी भी परिवार को मजबूती प्रदान करने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? वो है प्यार। प्यार बिना शर्त का सच्चा होता है, अर्थ सिखाता है, जो हमेशा के लिए किसी के दिल में रहता है। परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, साथ मिलकर हर मुश्किल साथ में निभाना और खुशियों के हर पल को साथ मिलकर जीना, दुख में हर पल खड़े रहना, एक दूसरे की मदद करना। वो चाहे परिवार में पति पत्नी हो, चाचा चाची हो, मौसी हो, भाई बहन, सभी मिलजुल कर एक दूसरे का जब हाथ थामते हैं तो आपकी मुश्किलें बड़ी आसान हो जाती हैं और प्यार मोहब्बत बना रहता है। और ममता जी, परिवार की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों की धारणा क्या होती है कि वो समूह रक्त संबंध से या विरासत से एक दूसरे के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें परिवार कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो परिवार हैं
करुणा, प्रेम और समर्थन की वजह से भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र के से भी एक पूरा परिवार बन जाता है। एक परिवार विश्वास, आराम, प्यार, देखभाल, खुशी और अपनेपन का परिवार कहा जा सकता है। और ऐसा ही हमारा विविध भारती परिवार है। जहां हम काम करते हैं वहां हमारे दफ्तर में भी एक परिवार हम बना लेते हैं, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां बहुत सारे परिवारों का एक परिवार बन जाता है। बिल्कुल, जब सोसाइटी की बात आप करती हैं तो महानगरों में ये जो पारिवारिक भावना होती है बल्कि कम पाई जाती है, क्योंकि लोगों की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं। खास तौर से मुंबई, दिल्ली में लोग दूरियां ज्यादा होती हैं तो लोग भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे छोटे शहरों में, कस्बों में छोटे बच्चे अड़ोसियों पड़ोसियों के घर पल जाते हैं। हाँ। अपना घर, उनका पूरा मोहल्ला परिवार होता है, पूरा शहर परिवार होता है। एक की तबीयत खराब होती है तो पूरा शहर आके खड़ा हो जाता है हॉस्पिटल के सामने लाइन लगा के कि क्या कोई जरूरत तो नहीं, कोई जरूरत तो नहीं। जब फोन का जमाना नहीं था, अब तो फोन का जमाना है, लोग फोन के जरिए पूछते हैं। लेकिन महानगरों में ऐसा कई बार नहीं होता। महानगरों में दूरियां ज्यादा होती हैं तो लोग सुबह के निकले तो रात को आते हैं, तो वहां वो पारिवारिक वो आत्मीयता नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा बंद दरवाजा हमें नजर आता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर कहना जरूरी है कि जब एक बार मुंबई में एक बड़ी आपदा आई थी तो मुंबई शहर के लोग दौड़ पड़े थे एक दूसरे की मदद के लिए। और जब जब ऐसा मौका आता है तो महानगरों के भीतर के जो जज्बात होते हैं जाग उठते हैं, लोग एकदम इंसानियत के स्तर पे उतरकर लोगों की मदद करते हैं। तो ये जज्बा हम सबके भीतर होना चाहिए। ये जो परिवार की भावना है ये आपको बहुत मजबूत और अलग किस्म के व्यक्तित्व का धनी बनाती है। बिल्कुल, फ्लैट के दरवाजे चाहे बंद रहते हो लेकिन दिल के दरवाजे जो हैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने आत्मीयजनों के लिए हमेशा खुले रखने चाहिए। और जब कोई खुशी का मौका हो या संकट की घड़ी हो, परिवार में ऐसा कोई वक्त आए, तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो सबसे पहले हमारा परिवार बनकर हमारा साथ देने आगे आते हैं। और महानगरों में भी भले ही लोगों के पास समय कम हो, लेकिन ऐसा समय जब आता है तो देखा है मैंने भी कि वो एक साथ मिलकर, एकजुट होकर साथ परिवार की तरह आ और जाते ये हैं। भावना बच्चों को सिखाना चाहिए। आप सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे, देख देख कर ही सीखते हैं। कि आप बड़े बुजुर्ग को, अब तो फोन का जमाना है, फोन के जरिए बात करें और वीडियो कॉल की सुविधा है, तो बच्चों को आप सिखाएं कि दादा दादी से नियमित रूप से बात करें, नाना नानी से, बुआ मौसी, इन लोगों के रिश्तों की प्रगाढ़ता के बारे में उन्हें बताएं, और ताकि उनके अंदर भी परिवार की भावना पनपे। वरना फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे एक तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो मौसी बुआ वैसे ही रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं। और अगर दो बच्चे, दो भाई बहन भी है तो उनकी एक सीमित दायरा हो जाता है। तो उनको पारिवारिक भावना से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हालात बदल रहे हैं जहां पर, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनके अंदर भी पारिवारिक भावना का बीज रोपें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कई परिवार मिलकर एक समाज बनता है। हमारे जीवन में परिवार एक नींव की तरह है जो भावनात्मक सहारा, सुरक्षा, मूल्य और संस्कार देता है, जो हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। ये पहला स्कूल और समाज है जहां हम प्यार, जिम्मेदारी और एक दूसरे का साथ निभाना सीखते हैं, जिससे मानसिक और सामाजिक विकास होता है। जीवन के हर मोड़ पर ये हमारा सबसे बड़ा संबल बनता है। आजकल परिवार की परिभाषा बदल गई है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार का चलन है। पर ऐसा नहीं कि इस चलन से परिवार में प्यार की कहीं कमी हो जाती है। और खुशी भी मिलती है परिवार से। तो एक गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद और कुछ बातें करते हैं। खुशी दे दी कि घबराता है दिल, क्यों
चंचल जी, परिवार के सदस्य हमेशा हमारे लिए सही गलत का ज्ञान कराते हैं। ये मैं अपनी ओर से तो कह ही रही हूँ, हमारे श्रोता ने भी ये बात लिखी है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए मौजूद रहते हैं। परिवार के साथ बिताए पल खुशियां और संतुष्टि देते हैं। परिवार सिर्फ एक इकाई नहीं बल्कि एक पोषणकारी वातावरण है जो हमें जीने की कला सिखाता है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार का महत्व हमारे जीवन में ऐसा है जैसे जल और खाने का महत्व हमारे जीवन में है। अगर परिवार नहीं होगा और उनका साथ नहीं होगा तो शायद हम भी कुछ नहीं होंगे। संयुक्त परिवार मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनमें हम सबको एक दूसरे की हेल्प मिलती है और इस मदद से हम एक दूसरे के साथ सुख दुख भी बांट लेते हैं। तो इसलिए ये उनकी राय है हमारे श्रोता की कि संयुक्त परिवार होना जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि हम लोग तो संयुक्त परिवार में ही बड़े और पढ़े लिखे, जिससे हर टाइप की छोटी छोटी बातें संभल जाती हैं। अभी भी मैं अपने पिता के साथ रहना पसंद करता हूं, पर वो अपने घर में ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अकेले भी रहते हैं और आते भी हैं हमारे घर। तो आनंद बड़े परिवार में होता है। दरअसल जब परिवार बड़ा होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो बहुत सारी बातें तो देख देख के सीख लेते हैं। अभी जब छोटे परिवार होते हैं तो हमें हर चीज छोटों को सिखानी पड़ती है, बच्चों को सिखानी पड़ती है, चाहे वो नमस्ते प्रणाम से लेकर खाना खाने का तौर तरीका, उठने बैठने का तौर तरीका, सब कुछ सिखाना पड़ता है। लेकिन हम सबका बचपन जो गुजरा है वो ऐसा लगता है कि हमने कभी किसी ने सिखाया नहीं कि ये काम करो, वो मत करो। गलत और सही का फैसला करना अपने आप देख देख के आ जाता है जब परिवार में कई सदस्य होते हैं तो। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो ये परिवार के सदस्य ही होते हैं या हमारा परिवार ही होता है जो उस मुश्किल घड़ी में हमारे मन को कहते हैं कि थोड़ी सी खुशी दे सकता है, हमारे अंदर उम्मीद का दिया जगा सकता है। और उनका जब साथ मिलता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल या कठिनाई का समय हो, कहते हैं कि हम उसे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। हमारे एक साथ देखिए, एक श्रोता की टिप्पणी है, मैं अब अकेले ही पति पत्नी रहते हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही भरा पूरा परिवार था, पर अब ससुराल में कोई नहीं है। बच्चे शादी होकर चले गए। मेरे मायके में तीनों भाई एक साथ रहते हैं, पर सबके रसोई अलग है। फिर भी समय समय पर त्योहार, जन्मदिन और सब एक साथ होकर मनाते हैं। सुख दुख के साथी होते हैं। हम लोग भी कभी कभार चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चंचल जी, यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग घरों में। खासतौर से मुंबई में हमने देखा, जहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो कई भाई हैं, मान लीजिए 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो वो चारों भाई एक ही बिल्डिंग में फ्लैट बुक कर लेते हैं और ऊपर नीचे या आमने सामने, और रहते अलग अलग है। रसोई वगैरह सब कुछ उनका अलग अलग रहेगा, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। लेकिन वीकेंड पर जब कभी उन्हें कहीं घूमने जाना होता है, छुट्टियों में, बच्चों की छुट्टियां होती है, तो सब भाई पूरे परिवार के साथ गाड़ियों में भर भर के कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पर। यहाँ तक कि फिल्में भी देखने जाते हैं, क्योंकि जब हम अपना एक अलग दृष्टि से देखते हैं तो हमें नजर आती है दुनिया कुछ अलग। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि ये पूरा परिवार पूरी सीट पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ मंगवा रहे हैं, बच्चे हैं उनके। तो ये भी एक तरीका है परिवार के साथ रहने का। और बहुत सारे घरों में, जैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है ना, कि एक ही घर में रहते हुए भले ही आपके चौके अलग अलग हैं, रसोइयाँ आपकी अलग अलग हैं, लेकिन वो जो प्यार है वो अलग अलग नहीं बढ़ जाना चाहिए। जब भी ऐसा कोई मौका आया, कोई परिवार में एक साथ कोई पूजा है, ब्याह शादी है, कोई गमी का भी माहौल है, या कहीं साथ जाना है, त्योहार मनाना है, और सब जब एक साथ में आते हैं तब वहाँ एक ही जगह पर रसोई पकती है। और जब मेहमान आते हैं तो उन्हें ये एहसास भी नहीं होने पाता कि शायद ये लोग सब अलग अलग रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता का बड़ा अच्छा संदेश आया है। वो लिखते हैं कि परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त परिवार के ना होने से एकल परिवार में कामकाजी अगर माँ है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना पड़ जाता है, और परिपक्वता का माहौल जो है वो आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। हालांकि आमतौर पर 8 साल से कम उम्र के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। तो इस मुद्दे पर भी तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों के साथ क्या होता है जब माँ बाप वर्किंग होते हैं, वो अकेले रहते हैं। तो एक गाना सुन लिया जाए, फिर उसके बाद हम और चर्चा करते हैं।
बसता है सूनापन, तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम्हें जो देखा तो पलकों तले लाखों दिए से देखो जलने लगे, मेरा तन मन मेरा जीवन तुमसे ही है मगन, तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। बचपन में ये फिल्म देखी थी दूरदर्शन पे और मुझे काफी इम्पैक्ट किया था इस फिल्म ने। और जब मेरी माँ वापस आई ऑफिस से तो मैंने उसको एकदम कस के गले लगाया था कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके स्पीच में भी इसका जिक्र किया कि आज यहाँ पे एक फिल्म है जो 71 साल पहले इसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आज उसी फिल्म को फिर से नए अंदाज में दिखा के भी उसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ये इस चीज को बताता है कि इमोशन और फीलिंग कितने सदियां बीत जाए वो सेम ही रहते हैं। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 18 दिसंबर शाम 7:45 पर। सखी सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और चंचल जी, देखिए हमारी आज़ादी की मशाल जलाने में कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका रही है और कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम पर्दे पर होता है, लोग जानते हैं, कुछ सेनानियों के नाम विस्मृत कर दिए जाते हैं। और जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत हम इसी की कोशिश कर रहे हैं कि सारे नाम हम अपने श्रोताओं के सामने ला सकें। तो आज स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। चित्तू पांडे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें बलिया का शेर कहा जाता है।
तो बात करें चित्तू पांडे की, तो इनका जन्म हुआ था 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रतूचक गांव में। और बहुत शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना उनमें बहुत ज्यादा भरी हुई थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए वो पूरी तरह से बचपन से ही समर्पित थे। साल 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तो चित्तू पांडे ने बलिया में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और मई 1942 में बलिया कमेटी ने विश्व युद्ध पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए घर घर जाकर संपर्क कार्यक्रम शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए आजाद हिंद स्वयंसेवक दल का गठन किया गया, जिसने लोगों को सहायता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का बहिष्कार करने के लिए तैयार किया गया। इस अभियान को आयोजित करने के लिए चित्तू पांडे सहित बहुत सारे नेताओं को मई के अंत तक गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और ये जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं। चित्तू पांडे ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को सत्ता से बेदखल कर दिया और बलिया को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। इसके कुछ ही दिनों बाद बलिया में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। बलिया में गठित नागरिक सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था, जो इस महान विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। चित्तू पांडे ने इस अल्पकालिक प्रशासन के प्रमुख अंतरिम प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला। और इस सरकार ने कलेक्टर को सत्ता सौंपने और गिरफ्तार किए गए सारे जो भी नेता थे उनको रिहा करने में भी सफलता हासिल कर ली। लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही जो ब्रिटिश सेना थी उसने धावा बोल दिया और हालात कुछ ऐसे बने कि सेना ने फिर से बलिया पर अपना कब्जा कर लिया और चित्तू पांडे और अन्य क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से भी आजाद हिंद सेवक दल का विघटन नहीं हुआ। ठाकुर राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह और ठाकुर परमात्मानंद सिंह ने इस समूह का जो नेतृत्व था उसे संभाल लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो बलिया एक ज्वालामुखी की तरह उग्र हो गया और अंततः वो ज्वालामुखी फट भी पड़ा। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगले दिन सुबह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बलिया के लोगों को इन गिरफ्तारियों की सूचना 9 तारीख को मिली और जब अगले दिन अखबारों में खबरें पढ़ी गईं तब अखबारों में नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें पढ़ने के बाद बलिया के छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। उनके पास कोई नेता नहीं था और न ही कोई कार्य योजना थी। छात्रों ने हड़ताल का आह्वान किया और बलिया के बाजार बंद कर दिए गए। लोगों में देशभक्ति का जोश तो उमड़ रहा था, लेकिन उस समय क्योंकि सभी जो प्रमुख नेता थे गिरफ्तार हो चुके थे तो वो दिशाहीन हो गए थे। उन्हें कोई कार्य योजना नहीं दी गई थी। उनके प्रमुख स्थानीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। चित्तू पांडे, जगन्नाथ सिंह, शिव पूजन सिंह, राजेश्वर तिवारी, राम लक्ष्मण तिवारी, बालेश्वर सिंह और यूसुफ कुरैशी जैसे जो प्रमुख नेता थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के समय से पहले ही जेल में थे। और गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है और वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी जानी जाती हैं। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरेली ने गढ़ा था, जो एक समाजवादी थे और मुंबई के मेयर के रूप में भी वो काम कर चुके थे। और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो आंदोलन की लौ जलाई गई थी। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिसने आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा की। भारत छोड़ो आंदोलन ने देश में एकता और भाईचारे की एक अनूठी भावना को जन्म दिया। कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेज तक छोड़ दिए थे और कई लोगों ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी थी। पंडित राम अनंत पांडे ने एक पार्टी का नेतृत्व किया। तकरीबन 20,000 लोगों की सभा को संबोधित करते हुए पांडे ने उनसे अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस पर राम अनंत पांडे को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। काशी विद्यापीठ के छात्र पारसनाथ मिश्रा ने एक मेले में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उनसे बेलथारा रोड रेलवे स्टेशन पर हमला करने का आग्रह किया और अगले दिन इलाहाबाद बनारस के छात्रों से भरी एक ट्रेन बेलथारा रेलवे स्टेशन पर
पहुंच गई और अगले कुछ दिनों में उस जगह को लगभग पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सारी सरकारी इमारतें जो वहां की थी उन्हें नष्ट कर दिया गया या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस की गोलियों से सैकड़ों लोग शहीद हो गए, लेकिन इससे बलिया के जो जोशीले लोग थे उनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरा। सरकारी अधिकारियों को पता था कि केवल चित्तू पांडे ही उन्हें बचा सकते हैं और 16 अगस्त को उन्होंने चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, जानकी प्रसाद से जेल में मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। नेताओं ने जवाब दिया कि जेल में होने के कारण उन्हें आंदोलन के बारे में कोई जानकारी ही ज्यादा नहीं है। पूरा जिला क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ चुका था, केवल मुख्य नगर ही बचा था। अगली सुबह अधिकारियों को खबर मिली कि लगभग 50,000 लोग अलग अलग दिशाओं से उनकी ओर हमला करने और नेताओं को रिहा कराने के लिए आ रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हजारों की भीड़ नेताओं को लेकर आ गई। वहां उन्होंने नेताओं को संबोधित किया और राष्ट्रीय शक्ति का यह साहसिक प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बधाई भी दी। अगस्त 1942 को टाउन हॉल में चित्तू पांडे को प्रमुख बनाकर बलिया सरकार की स्थापना की गई और हर गांव, मोहल्ले और बस्ती में प्रशासनिक कार्यों में पंचायत गठित की गई। ये सार्वजनिक घोषणा की गई कि बलिया में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित कोई भी शिकायत चित्तू पांडे को ही भेजी जाएगी। और इस गौरवशाली अध्याय का अंत तब हुआ जब शहर में और अधिक सैनिक भेजे गए और आतंक का राज कायम हो गया। लोगों को यातनाएं दी गई, उनके कपड़े भी उतारकर उन्हें मारा पीटा गया, उन पर बहुत सारे जुल्म किए गए। सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या भी की गई, उन पर जुर्माना लगाया गया और दमनकारी उपाय के रूप में सैकड़ों घरों को जला दिया गया था। चित्तू पांडे को चंचल जी, दरअसल ये मुद्दा ऐसा है कि हम इनके बारे में, चित्तू पांडे जी के बारे में कितना भी कहेंगे शब्द कम पड़ जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दें कि उनके 2 बच्चे थे। 1946 को स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर सेनानी ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया और भारत को आजाद देखने का सपना पूरा नहीं हो सका था, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके निधन के कुछ अरसे बाद ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। और अब ये गाना उन्हें याद करते हैं। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला,
मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का गाना था, सोनू निगम और मनमोहन की आवाजें थी, समीर के बोल थे। और ममता जी, यूं अगर हम देखें ना तो किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में अकेला छोड़ना उसके लिए खतरा हो सकता है। बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है मेरी राय में। तो उनकी आयु, उनकी परिपक्वता या किन परिस्थितियों में हम उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं, ये अलग अलग बातें हैं, इस पर ही निर्भर करता है। और हर माता पिता को कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अकेला छोड़ना पड़ जाता है अपने बच्चे को। तो इसके लिए अगर उन्हें पहले से मालूम है तो जरूर वो एक अच्छी योजना बना सकते हैं इस चीज को लेते हुए। लेकिन हर बच्चा एक अलग तरह का होता है, उसकी आदतें या उसका जो प्रकृति है उसकी अलग अलग होती है। कई बच्चों को लगता है कि उनकी आजादी जो है उसको नहीं छीनना चाहिए, तो इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि बच्चों को लिए क्या निर्णय लेना है ये माता पिता को बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई नौबत आए तो उनके साथ में संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। खास तौर से अगर घर पे बच्चों को अकेला छोड़ दिया है तो अब चूंकि आपके पास तकनीक है, कैमरे हैं, कैमरे लगा सकते हैं, फोन पर उनसे बार बार बात कर सकते हैं हर थोड़ी देर पर। और जो बेसिक जो ध्यान देने लायक बातें होती हैं, अगर बच्चा आपका छोटा है तो इलेक्ट्रिक की चीजें हैं वो दूर रखना चाहिए। बहुत स्विच नीचे होती है तो उसे ऊपर करवा देना चाहिए कि बच्चों के पहुंच से वो दूर हो। और रही बात आजकल जो खास तौर से बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें ग्रिल कई बार नहीं होता है कुछ इलाकों में, वो सबसे खतरनाक होता है कि बच्चे क्या होता है कि शरारत के तौर पर जिज्ञासावश कुर्सी लगाकर देखते कि देखें नीचे क्या दिख रहा, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये बहुत सारी बातें हैं जहां बच्चों पर ध्यान देने लायक है। और बेबी सिटिंग में जब छोड़ते हैं तो उसके अलग मुश्किलें होती हैं। एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 16 साल से कम के बच्चों को घर पर अकेले छोड़ना कितना असुरक्षित मुझे लगता है। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खासकर जब बच्चे छोटे हों, 4, 5, 6 साल के हों। थोड़े बड़े बच्चे जैसे 10, 12 साल के, तो उनको हम समझा बुझाकर छोड़ भी सकते हैं। अकेले किस तरीके से सुरक्षित रहना है उनको ये सिखा सकते हैं। किसी अनजान अगर कोई घर पर आए तो उनको अंदर नहीं घुसने देना है, अपना ख्याल रखना है। और घर की आप जिन बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हैं तो गैस वगैरह बंद करके जाएं, ये सब समझाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, बेसिक बातें जो बच्चों को समझाई जा सकती हैं। अब जैसे उन्होंने लिखा है कि 16 साल की उम्र के आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये जो टीन एज बच्चे हैं, किशोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जब माता पिता घर पर नहीं होते हैं तो वो खुद को बहुत स्वतंत्र या आजाद महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब मम्मी पापा
पापा अगर घर पर नहीं है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो बाहर से कुछ मंगाकर खाना हो। बच्चे ना किसी भी उम्र में पहुंच जाए, उन पर क्या उनकी सुरक्षा की चिंता माता पिता को हमेशा रहती है। वो जब पैदा होते तब से लेकर 4-5 साल के होते हैं तब अलग तरह की चिंता होती है, 8 साल के होते हैं तब अलग, जब वो टीन एज में आते हैं किशोर वय में तो अलग तरह की चिंता होती है। तो बच्चों के लिए चिंता कभी खत्म नहीं होती है। इधर बच्चों को लगता है कि हम आजाद हैं तो अब कुछ भी मंगा कर खा सकते हैं या कुछ भी बना कर खा सकते हैं, हम अपने दोस्तों को घर बुला सकते हैं। उधर माता पिता को ये चिंता होती है कि अब घर पर कोई है नहीं, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किसी को घर तो नहीं बुला लेंगे, घर सुरक्षित है कि नहीं, कहीं घर को खुला छोड़कर बाहर तो नहीं चले जाएंगे। एक बात आपको बताती हूँ मैं, हमारे एक पड़ोसी हैं जिनके घर में बच्चा रह रहा था, मतलब ये समझ लीजिए 9-10-12 साल की उम्र रही होगी, और ये यूट्यूब, बच्चे तो यूट्यूब से देख के बहुत कुछ सीखते हैं। उसने यूट्यूब पर देखा और उसको कॉफी बनाने का शौक लगा, कॉफी चॉकलेट ये सब, तो चॉकलेट बनाने की रेसिपी उसने अपने माता पिता के साथ रह के बनाई। और एक दिन उसको सूझा कि हम आज यूट्यूब से देखकर कॉफी बनाते हैं, कोल्ड कॉफी, और उसने मिक्सी चलाई और ध्यान नहीं दिया और मिक्सी शायद ऊपर से बटन ऑन रहा होगा और सीधे, और जैसे ही उसने बटन ऑन किया और मिक्सी चल पड़ी। मतलब मिक्सी का जो स्विच था वो बंद नहीं था और मेन स्विच जैसे ही बोर्ड से स्विच ऑन किया और वो चल पड़ा, तो पूरा वो बैलेंस उसका बिगड़ गया और पूरा दूध वगैरह सब कुछ उछल के पूरी मिक्सी खराब हो गई और जो दीवारें थी वो खराब हो गई। गनीमत है कि मिक्सी नहीं उछली, अगर मिक्सी भी उछल जाती तो निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा खतरा। इसी तरह से जब कुकर में कुछ चढ़ा देते हैं बच्चे तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उन्हें पानी के माप का अंदाजा नहीं होता कि किस चीज को पकाने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में कुकर फटने की घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं। तो बच्चों ने अगर सीख रखा है तभी वो इस तरह का कोई भी जोखिम का काम करें, अन्यथा माँ बाप थोड़ा सा सख्ती से भी उन्हें रोक सकते हैं। हमारे एक श्रोता का संदेश है कि बच्चों को अगर वो आमतौर पर 8 साल से उम्र के कम के हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कानून भी बच्चे को खतरे में डालने पर माता पिता को जिम्मेदार मानता है, इसलिए हर बच्चे की तैयारी और सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपात स्थिति में अगर बच्चे को किसी पर भरोसा करके आप छोड़ सकते हैं या कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, या बच्चे टीन एज के हैं और छोटे हैं, तो ऐसी बातों को जानते हुए ही आपको इस बारे में जानना है। और अगर आप का संयुक्त परिवार है तो आप इस समस्या से बरी हो जाते हैं। और एक चीज और है, जब मजबूरी होती है माता पिता की, ऐसे जानबूझ के तो कोई छोड़ता नहीं। जब माता पिता जब दोनों वर्किंग होते हैं और घर में कोई नहीं है तो उन्हें बेबी सिटिंग में, क्रश में छोड़ने की मजबूरी होती है। वहां भी जब बच्चे को भेजते हैं तो वहां भी उन लोगों के संपर्क में भी रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह आपने ऑफिस जाते समय बच्चे को क्रश में डाल दिया और सीधे रात को जब आप घर पहुंचे तो लेते हुए जा रहे हैं। बीच में उनसे कई बार फोन करें और पूछें, और कई बार उनसे वीडियो कॉल भी करें ताकि आपका बच्चा दिखाई पड़े कि क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है, बेबी सिटिंग में कुछ जो औरतें होती हैं, ज्यादातर औरतें ही चलाती हैं, तो काकी कहलाती हैं, भाभी कहलाती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, अपने किसी काम से बाजार वगैरह चली जाती हैं तो छोटी कम उम्र की लड़कियों को भी वो काम पे रख लेती हैं और उन्हें अलग से पैसे देती हैं। तो ये अलग सा अजीब सा व्यापार है। और वो लड़कियां जब वो ध्यान नहीं दे पाती हैं बल्कि टेलीविजन चला के टेलीविजन के पर्दे पर कुछ भी देख रही होती हैं, तो ऐसे में पता चला कि आपका बच्चा भी वो देख रहा है जो देखने लायक नहीं है उसके, जिसके लिए उम्र नहीं है। तो ये सब भी नुकसान होते हैं। सिर्फ आप घर में अकेले न छोड़ना ही काफी नहीं होता है, जब आप क्रश में छोड़ती हैं तब आपकी मुश्किल भी उतनी ही होती है। तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि परिवार में कोई हो, संयुक्त परिवार हो, दादा दादी का साथ हो, नाना नानी का साथ हो, बच्चा आसानी से पल जाता है। और दादा नानी का अगर साथ नहीं है तो परिवार में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तब भी आप उनको छोड़ सकते हैं। उनमें अगर एक कोई बच्चा समझदार है तो वो अपने छोटे भाई बहन के साथ में थोड़ा समझदारी से चीजों को संभाल सकता है, और कुछ भी गलत हो जाने पर वो तुरंत फोन करके अपने माता पिता को, किसी पड़ोसी को इस बारे में सूचना दे सकता है। तो और कुछ बच्चे बड़े जिद्दी भी होते हैं, बात बात पे नखरा करके रूठ जाने वाले भी होते हैं, झगड़ते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा भाई बहन उनके साथ में है तो इन चीजों को वो संभाल लेता है। तो अब एक गाना सुन ले जी।
मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे, देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे। कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान, सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला। मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ तुमको लगे मेरी उम्र। मुन्ना बड़ा प्यारा। और बड़े बड़े प्यारे प्यारे जो मुन्ने होते हैं ना, इनको खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इनको अगर रंग बिरंगी चीजें दे दी जाएं, अलग अलग रंग दे दी जाएं, तो उन रंगों को देखकर बच्चे बड़े प्यार से खाना खा लेते हैं। हरी मटर के दाने अगर दे दिए तो भी बड़े प्यार से खा लेते हैं। तो मटर में क्या क्या बनता है हमारी सखी ने लेकर बताया है। मटर का निमोना, मटर की कचौरी, मटर का पराठा, मटर की सब्जी। सर्दियों में ये चीजें बहुत बनती हैं। हमारे प्रांत में चूड़ा मटर बहुत शौक से खाया जाता है और ये हर घर में शाम के नाश्ते में बनता है और स्ट्रीट फूड में भी यहाँ पर ये मिल जाता है। निमोना कैसे बनता है वो बताइए। निमोना की रेसिपी तो उन्होंने लिखकर भेजी नहीं, मैं आगे बता दी। देखते हैं क्या है रेसिपी इनकी। और आगे लिखती हैं कि यहाँ पर चूड़ा का आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं, कम तेल में इसे सूखा भून सकते हैं। मटर की जिसे हम घुगनी बोलते हैं वो भी आप मसालेदार बना सकते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और कुछ बेसिक मसाले डालकर इसे बनाया जा सकता है। नहीं तो इसे प्लेन मटर को आप बस भून लीजिए। तेल, जीरा, हींग और मिर्च का तड़का लगाकर इसमें नमक, हल्दी डालकर भुना चूड़ा के साथ खा सकते हैं। और इसमें आप ऊपर से बारीक कटी हुई प्याज डालकर, धनिया पत्ती, चाट मसाला मिला लें और इसमें कुछ छोटे टुकड़े बारीक कटे हुए आलू के डाल लीजिए, गोभी के डाल लीजिए, तले या भुने हुए, और चूड़ा में मिलाकर खाइए। अभूतपूर्व स्वाद आपको मिलेगा। क्या बात है। निमोना बनाने की रेसिपी बहुत संक्षेप में मैं बता रही हूँ। निमोना बनाने के लिए हरी मटर ले लें, छिलके वाली छील लें और उसे धो करके कुकर में एक स्टीम ले लें और एक सीटी में, और उसे मिक्सी में क्रश कर लें। पहले के ज़माने में जब सिलबट्टे का चलन था तो उसे सिलबट्टे पर पीसते थे और उसको भून ले पहले। उसके बाद जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाकर, मसालेदार अगर बनाना है तो उसमें मसाला भी ऐड कर ले और फिर वो देखने में ऐसे लगेगा दाल लिक्विड रहेगा, मतलब शोरबा जैसा, और उसमें आलू भी डाल सकते हैं भून के। आलू मतलब तेल में हल्का सा फ्राई कर लें। और हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है झटपट बनाए काजू मटर।
तो इसके लिए सामग्री बता देते हैं। काजू 100 ग्राम, हरी मटर के दाने 100 ग्राम, आधा कटोरी प्याज लंबा कटा हुआ, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कद्दूकस टमाटर का पेस्ट, आधा कप हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी 1 चम्मच, गरम मसाला चुटकी भर, सरसों का तेल 1 चम्मच, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, काजू और मटर के दाने को हल्का सा उबाल लें। एक कढ़ाई में 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच तेल गरम करें, उसमें जीरा चटकाएं, फिर प्याज को गुलाबी भूनकर अदरक लहसुन पेस्ट भूनें। सभी सूखे मसाले और टमाटर का पेस्ट भून लें, फिर काजू मटर के दाने डालकर आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम डालकर सर्व करें। ऐसे ही मूंग की दाल की बढ़िया भी सब्जी भी मटर डालकर आप बना सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें उबले हुए आलू भी मिला सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप मटर की कचौड़ी, मटर के पराठे, मटर पनीर, बहुत सारे व्यंजन बना सकती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने तीखे और चटपटे व्यंजन के बाद एक मीठा सा गाना हो जाए। सुनते हैं ये गाना। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। और गाना सुनते सुनते ही कार्यक्रम का समय हो चला पूरा। अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।